अग्रवाल, ये बात तो अब तय हो गई है कि भाई सीबीआई इसकी जांच कर रही है, और सीबीआई की जांच को यही शुरुआती मांग भी थी डॉक्टर्स की, अब वो एक तरीके से पूरी हो गई। ये था कि भाई प्रिंसिपल को बिन ऐसे ही छोड़ दिया गया, तो प्रिंसिपल से पूछताछ हो रही है। कुछ और लोग जो कि परिवार वालों को जिन पर आशंका है, जो शक के दायरे में हैं, उनके खिलाफ भी जांच शुरू हो गई है। फिर भी डॉक्टर्स अभी भी पूरे देश भर में एजिटेट कर रहे हैं, क्या, क्यों, आखिर क्यों? थैंक यू रंजीत जी। मेरा आपसे सवाल है, क्या एक, मान लीजिए अगर हम ये मानते हैं कि सीबीआई की इंक्वायरी सही तरीके से होती है, सही तरीके से मुजरिम पकड़े जाते हैं, उन्हें सजा मिलती है, उसके बाद इस तरह के और कोई इंसिडेंट्स नहीं होंगे? सबसे पहला मुद्दा यह है कि इस तरीके का इंसिडेंट न तो आज ये पहला है, न ये आखिरी होने वाला है। चाहे निर्भया की बात ले या उससे भी पहले समय की बात ले, जब हम लोग स्टूडेंट्स थे, तब से लेके आज तक छोटे बड़े कितने सारे इंसिडेंट से हम लोग जूझते आ रहे हैं, इनको देखते आ रहे हैं। कुछ दब जाते हैं, कुछ दबा दिए जाते हैं, कुछ के बारे में कोई बात ही नहीं करता क्योंकि कहीं कोई सुनवाई ही नहीं है, कहीं कोई बोलने वाला नहीं है क्योंकि कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है चीजों को इसी तरीके से आप कितने और डॉक्टर्स खोएंगे? आपने कहा आपने गोल्डन डॉक्टर खोया, आपने गोल्डन डॉक्टर नहीं खोया। आज इस बात को समझने की जरूरत है कि वो एक डॉक्टर कितनी जानें और बचा सकती थी। आपने वो सारी गोल्डन जानें खो दी। एक डॉक्टर बनने में सालों का परिश्रम नहीं लगता, सालों का परिश्रम लगता है, पसीना बहता है। वो दिन रात एक करके इस लेवल पे आते हैं कि वो लोगों की जान बचाने के लिए सक्षम हो सके। एक डॉक्टर की जान भी जाती है, उसके पीछे न जाने कितनी जानें जो वो बचा सकती थी वो चली गई। क्या इसके बाद ये सिलसिला यहां थम जाएगा? क्या ये रुक जाएगा? ये नहीं रुकेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं, आए दिन जूझते हैं। मेरे सारे साथी आज बताएंगे आपको हमने कितने इस तरह के इंसिडेंट्स देखे हैं। इनको रोकने की जरूरत है। इनको रोकने के लिए सिर्फ और एक सिर्फ प्रावधान है कि प्लीज हमारे लिए, मेरी रिक्वेस्ट है हमारी गवर्नमेंट से, हमारे लिए एक ऐसा लॉ लेके आइए जो हमें प्रोटेक्ट कर सके, जिसके अंदर हम सेफ महफूज कर सके और जिसके अंदर हमें ये लगे कि हम सेफली खुद को और अपने पेशेंट्स को बचा सकते हैं। डॉक्टर गरिमा त्यागी, तो वो कानून क्या अलग होगा जो अभी मौजूदा कानून है देश का, वो क्यों डॉक्टरों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा? और जो जिस नए कानून की आप मांग कर रही हैं, उसके आ जाने भर से कानून तो देश में, मुझे लगता है कि निर्भया कांड के बाद हमें पता है कि रेप को लेकर के, मर्डर को लेकर के और किस तरह के स्ट्रिंजेंट लॉ बनाए जा चुके हैं, बावजूद इसके घटनाएं नहीं रुक रही हैं। तो अब उसमें क्या आप लोगों की मांग? देखिए रंजीत जी, सबसे पहले धन्यवाद आपका, और इस मीडिया के थ्रू और आपके चैनल के थ्रू हमारी बातें रखी जाएं प्रॉपरली। कानून बनना और कानून का इम्प्लीमेंट होना, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। कानून तो बहुत सारे बने हुए हैं। निर्भया कांड के बाद बहुत सारे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए हमारी बातें सुनने के लिए। हमारी बच्चियों की के साथ जो भी अभद्र व्यवहार हुआ उसके लिए भी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए। लेकिन क्या ये चीजें थम गई? क्या सिर्फ आज एक डॉक्टर के लिए बात कर रहे हैं? हम डॉक्टरों के लिए नहीं बात कर रहे हैं, हम सब वर्किंग फीमेल्स के लिए बात कर रहे हैं, जिनकी नाइट शिफ्ट्स लगती है डिफरेंट कंपनीज में, हॉस्पिटल्स में। हमारी पैरामेडिकल स्टाफ होता है, हाउसकीपिंग होता है। रंजीत जी, ये बहुत छोटी सी बात नहीं है। सेंसिटाइजेशन ऑफ एजेंसीज नहीं है हमारे इंडिया में। अगर एक औरत अपनी बात को लेके जाती है कि मेरे साथ आज ये बात हुई, तो उसकी सुनवाई नहीं है कहीं डिपार्टमेंट में। कोई ऐसे प्रावधान नहीं बने हुए हैं मेडिकल कॉलेज में, हॉस्पिटल्स में, कि जहां पर अपनी प्रॉब्लम को लेके एक महिला जाए, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन की हो, उसकी बात को सुना जाए, उस पर एक्शन लिया जाए। वो एक्शन लेना और उसकी बात के सुनने में इतना टाइम पीरियड मिस हो जाता है कि कहीं वो हमारी महिला और हमारी बच्चियों की बातें डाइल्यूट होकर रह जाती है और हमें ये समझाया जाता है कि अरे ये तो सब चलता है। तो रंजीत जी, मैं एक चीज इसके बारे में और कहना चाहूंगी, जो आपने ये कहा कि क्यों आजकल जो कानून है हमारे पास वो क्यों हमारे लिए इनफ नहीं है। हम क्यों कह रहे हैं कि हमें एक सेंट्रल एक्ट चाहिए? पहली बात, कोई एक सिंगल एक्ट जो इस तरीके के वायलेंस को कवर करता है नहीं है। अलग अलग तरह की धाराएं आप जो भी उस वक्त ऑन ड्यूटी ऑफिसर्स होते हैं उनको जो लगता है वो लगा देते हैं। पहली बात, उसकी नॉलेज हर किसी पुलिसकर्मी के पास नहीं है, ना लोगों के पास है कि अगर वो इस तरह की कोई अभद्रता करेंगे तो उसका क्या पनिशमेंट होगा। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि
जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनके अंदर कुछ कुछ लॉज बने हुए हैं। हमारे 15 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके अंदर इस तरह के कुछ लॉज हैं जिसके अंदर आप एक मेडिकल प्रोफेशनल के साथ यदि कोई दुर्व्यवहार करेंगे तो उसके ऊपर आपका क्या एक्शन होगा। आपने कितने केसेस देखे हैं जिनके अंदर उसमें कोई भी या तो बुक हुआ है या जजमेंट आया है। 11 स्टेट्स, मैं आपको 2 इंस्टेंसेस जरूर देना चाहूंगी। 11 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जिनमें ऐसा कोई लॉ ही नहीं है। नंबर 1, देयर आर 11। अच्छा, उसके अलावा जिनके अंदर है भी, उनके 2 इंस्टेंसेस जो बाकायदा, देयर वाज 1 PIL व्हिच वाज फाइल्ड, एक फाइल हुआ था RTI एक्ट, मेडिको लीगल एक्शन ग्रुप नाम का एक ग्रुप है जो कि पंजाब और हरियाणा में उन्होंने उनके पुलिस ऑफिशियल्स के पास ये भेजा था अपना आवेदन कि कृपया बताएं कि स्टेट में जो भी हमारा इम्प्लीमेंटेड लॉ है जो हमारे प्रोटेक्शन के लिए है, उस लॉ के अंडर आपने कितने लोगों को बुक किया है। 2010 से लेकर 2015 तक एक सिंगल व्यक्ति बुक नहीं हुआ था। बताएं आप। एक सिंगल। तो एक बात अब इसमें जो आप कह रही है उसी से एक बात निकलती है, और कि भाई कानून चाहे आप जैसा चाहें वैसा बना लें। आप मांग कर रही हैं, आपके कहने पे हो सकता है कि सरकार जिस CPA की बात कर रही है कि भाई सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट आना चाहिए, हो सकता है सरकार लेकर भी आ जाए, लेकिन क्या कानून होने भर से महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है? मैं यहां कुछ बातें कहना चाहता हूं। आप देखिए कि जिस ट्रेनी डॉक्टर के साथ घटना हुई, जिसके साथ दरिंदगी हुई, उसके बाद सरकार का, पुलिस का, प्रशासन का रवैया देखिए। भाई अगर सरकार और प्रशासन ये तय कर ले कि एक रेप और मर्डर की घटना को सुसाइड साबित करना है, वो तय कर ले कि सारे सबूत मिटा देने हैं, वो तय कर ले कि चाहे जो हो इसे इंसाफ नहीं हम इसमें होने देंगे, तो कुछ भी कर सकती है। और हमने देखा, मैं आज आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, एक छोटा सा वीडियो है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमारे पास आया। आप इस वीडियो को देखिए, मैं चाहता हूं कि वो वीडियो एक बार प्ले किया जाए। और इस वीडियो में अगर आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि जो प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाने के लिए जो गुंडे भेजे गए थे, उनका एजेंडा बिल्कुल क्लियर था। उन्हें स्पष्ट निर्देश थे कि उन्हें जाकर वहां क्या करना है। इसीलिए वो जब इमरजेंसी में तोड़फोड़ कर रहे हैं, आप इसको नेट को भी, मैं भी चुप होऊंगा कुछ सेकंड के लिए, आप गौर से सुनिएगा कि वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चलो चलो सेमिनार हॉल चलो। उन्हें मालूम था कि सारे सबूत सेमिनार हॉल में हैं, उसे जाकर उन्हें नष्ट करना है, उसे खत्म करना है। इसीलिए गुंडे कह रहे हैं वहां कि चलो सेमिनार हॉल चलो। इनका एजेंडा बिल्कुल क्लियर था। ये एजेंडा किसने सेट किया, किसने इन गुंडों को भेजा? सवाल ये है। मैं चुप होता हूं और आप जरा गौर से, हमारे दर्शकों को मैं कहूंगा कि एक बार सुनिए कि ये क्या कह रहे हैं और समझिए कि वहां क्या चल रहा है बंगाल में। तो आपने सुना कि जो गुंडे आए थे वो एक एजेंडा लेकर आए थे कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है, इस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए इसका गला घोंट देना है, इसे कुचल देना है। और ये जो सबूत, बचे खुचे सबूत जो कोलकाता की पुलिस ने छोड़े होंगे वहां, मुझे शक है कि कोलकाता के पुलिस ने वहां कोई सबूत छोड़ा होगा। मैं कहता हूं उसके बावजूद